अपन पढ़ रहे थे प्रतिरोधों का संयोजन, और प्रतिरोधों के संयोजन के अंदर अपन एक भाग पढ़ चुके हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ये अपन पढ़ चुके हैं। आज का अपना दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं संयोजन के अंदर प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। याद रखना बेटा कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर मैंने बताया 2 दिन कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। इसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान क्या होता है, समान। समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होगा और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है। प्रतिरोधों के तो प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन सभी प्रतिरोधों का विभवांतर का मान समान बना रहे तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। इस प्रकार के संयोजन के अंदर प्रतिरोधों के एक सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार दिया तो मैंने क्या लिया, एक वी बैटरी की बैटरी ली, ठीक है, कुंजी लगा देखिए, और 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 इस प्रकार जोड़ते इन तीनों का एक सिरा बैटरी पॉजिटिव से और दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। सेकंड निकली I और पॉइंट ए पे आती I 3 भागों में कन्वर्ट होगी, कौन से में, I1 I2 और I3। अपन बोल सकते हैं क्या कि I इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में I3, ये अपने को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितनी होगी आपकी, और इधर से I1 I2 I3 वापस आई तो वापस क्या बन जाएगी, I बन जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अपन क्या बोल रहे हैं कि विभवांतर का मान क्या रहेगा, समान बना रहेगा। तो ओम के नियम से बात करते हैं, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलता है V इक्वल टू I। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू I, ठीक है ना। और I क्या चीज है बेटा आपका, I परिपथ की कुल धारा है। R क्या चीज है, R परिपथ का परिणामी प्रतिरोध है, और V क्या है, परिणामी विभव। यहाँ से अब I का मान निकालो, I का मान क्या है बेटा, ऐसे I का मान ऐसा आएगा V अपॉन में R। ठीक है, ये किसके लिए है, संयोजन की तुल्य धारा है, तुल्य विभवांतर है, और तुल्य क्या है, प्रतिरोध है, परिणामी है, कुल विभवांतर कुल धारा और कुल प्रतिरोध। बात की जाए इसी प्रकार I1 का मान कितना आएगा बेटा, I1 का मान आएगा V अपॉन में R। ऐसा क्यों, पहले प्रतिरोध धारा कितनी है I1 और प्रतिरोध कितना है R1। विभवांतर का मान क्या बोला है, समांतर के में क्या होता है, समान, तो V का मान V रहेगा। और I2 का मान कितना आएगा, I2 का मान आएगा V अपॉन में R2। और I3 का मान कितना आएगा, I3 का मान आएगा V अपॉन में R। V अपॉन में कौन सा आएगा बेटा, R3। ठीक है, बस I1 I2 I3 तीनों का मान है, और ये तीनों मान जो I1 I2 I3 किसमें रहेंगे, समीकरण नंबर 1 में रहेंगे। I का मान कितना दिया हुआ, I का मान दिया हुआ है D बटे I1 का मान कितना दिया हुआ है, V अपॉन में R1। I2 का मान कितना दिया हुआ है, V अपॉन में R2। और I3 का मान कितना दिया हुआ है, V अपॉन में R3। इस इक्वेशन में क्या चीज कॉमन आ रही है, V कॉमन आ रही है बेटा, तो हम क्या लेंगे जी बेटा, R कौन सा परिणामी है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो V अपॉन R इक्वल V कॉमन ले लेते, क्या बचा अंदर बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V क्या हो गया, कैंसिल, V से V क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 1 बटे R परिणामी, इसका मान कितना है बेटा, इसका मान आएगा बेटा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे RA। इसी प्रकार यदि अपने पास संयोजन में n प्रतिरोध हो, ये 3 प्रतिरोध भी निकाल रहे हैं, n प्रतिरोध तो क्या होगा, n प्रतिरोध होने पर क्या बनेगा बेटा, वही करनी है 1 बटे R परिणामी बराबर क्या बनेगा, 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3 डॉट डॉट प्लस 1 बटे R। ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये अपन ने क्या निकाल दिया, तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया। यदि आपको याद हो तो मैंने इसमें बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर परिणामी प्रतिरोध जो आएगा वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी क्या आएगा, बड़ा आएगा, और समांतर क्रम के अंदर परिणामी प्रतिरोध सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी क्या आता है, छोटा। ये बिल्कुल वैसा ही बेटा जैसा आपने संधारित्र में किया था। यदि मैं बोलूं यदि अपने को परिणामी प्रतिरोध कम प्राप्त करना है तो कौन सा संयोजन जोड़ोगे आप, समांतर क्रम।
कोई परिणामी प्रतिरोध आपको ज्यादा प्राप्त करना है तो कौन सा संयोजन जोड़ोगे, श्रेणी क्रम संयोजन जोड़ोगे। तो आई होप आपको ये पूरा पढ़ाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, 10th क्लास में अभी सारा सारा पढ़ चुके। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक कौन सा बेटा नया? नया टॉपिक का नाम है विद्युत सेल। टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत सेल। आपके घरों में आपने सेल यूज किया हुआ है ना, घड़ी की दीवार घड़ी के अंदर, रिमोट के अंदर, रिस्ट वॉच यानी हाथ घड़ी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा खिलौनों के अंदर, बच्चे जैसे खिलौने खेला हुआ ना, कार वाली रिमोट वाली कार देखी होगी आप लोगों ने, तो किस चलती है? रिमोट से चलती है, सॉरी सेल से चलती है। तो अपन पढ़ रहे हैं विद्युत सेल। एक सेकेंड, मैं तो इंक डाल देता हूँ एक बार के लिए। देखिए बेटा, इसकी इंक खत्म हो गई थी, इंक डालने चला गया था। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेटा विद्युत सेल। विद्युत सेल, इसका नाम सुना होगा आपने। इसके पार्ट बेटा पढ़ने वाले, इस पार्ट इनके पार्ट को पढ़ने वाले। पहला पार्ट है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध, ये सब इसके पार्ट। अब सारे पढ़ेंगे इसके पार्ट, ठीक है। एक बार बात कीजिए विद्युत सेल। जिस सेल बेटा वो ये अपने घर में यूज करते हैं। आप ही घर में अपने इन्वर्टर की बैटरी देखी हुई ना, वो भी एक प्रकार का सेल होता है। सेल का आकार आपने छोटा आकार देखा हुआ आपकी घड़ियों के अंदर, स्टोर्स में हाथ की घड़ी में छोटे सेल लगते हैं, वो सेल होते हैं। उन सेलों को क्या बोलते हैं? डैनियल सेल बोलते हैं, ठीक है। अपने हाथ की घड़ी में जो सेल डलते हैं छोटे वाले बिंदु से आकार के होते हैं, उनको डैनियल सेल बोलते हैं। फिर उससे बड़े सेल आते हैं, रिमोट में डलते हैं। उससे बड़े सेल दीवार में डलते हैं। उससे बड़े सेल आते हैं। सेल का मेनली काम क्या होता है? अपने को करंट चाहिए, अपने क्या चाहिए? धारा चाहिए, जो इंस्टेंट रहता है। और अपने घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है वो क्या करता है? धारा प्रदान करता है। लाइट नहीं होती तो क्या करता है? पहले वो चार्जिंग होता है। सेल दो प्रकार के आते हैं ना बेटा। एक सेल तो वो होते हैं जो चार्ज नहीं होते वापस से, उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। एक बार डिस्चार्ज हो गए तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, उसे कोई यूज नहीं होता। तो दूसरे सेल वो होते हैं जिसको अपन बार बार चार्ज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घरों के अंदर जो इन्वर्टर की बैटरी है वो उस एग्जाम्पल है चार्जिंग वाले सेल। उसके अलावा आपने वीडियोग्राफर या कैमरे वाले होते हैं, उनके पास सेल लगे होते हैं। ये बिल्कुल वैसे सेल होते हैं जो अपने दीवार घड़ियों के अंदर घर में जो वॉल वॉच होती है ना, दीवार घड़ी उस पर लगी होती है, उसमें डले होते हैं। तो उनके पास एक सर्किट होता है, वो सेल डाल चार्ज करती है। वो सेल क्या होते हैं? बार बार चार्ज हो सकते हैं। देखो बेटा विद्युत सेल, तो विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल बेटा एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल वह युक्ति है, विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बात क्लियर हुई बेटा? समझ में आएगा ये बता? क्या है? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। बात क्लियर समझ? इसकी एक परिभाषा और लिख सकते हैं क्या? यानी ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ के अंदर स्थायी धारा बनाए रखती है उसको वे क्या बोलते हैं? विद्युत सेल बोलते हैं। यानी ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखती है, विद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखती है, उसे विद्युत सेल कहते हैं। उसे विद्युत सेल
यानी कि ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखेगी उसे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ। बेटा ये तो समझ में आ गया आपको कि सर अपने जो सेल लेके आते हैं मार्केट में उससे आपने बोला कि इसमें कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इसमें केमिकल भरा होता है तो उसको वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ में स्थायी धारा बनाए रखती है। बेटा बिल्कुल देखो, अपने घर के अंदर जो सेल लेके आते हैं उस सेल में लिखा होता है 2 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 50 वोल्ट का, इस प्रकार लिखा होता है। यानी जब अपन इस सर्किट से धारा लेंगे, इस साइड धारा लेंगे तो अपने को इतनी धारा 2 वोल्ट के 2 वोल्ट ही करंट मिलेगा। दो ऐसा नहीं होगा 1.9 मिलेगा, 1.8 मिलेगा, 2 वोल्ट ही मिलेगा। 5 का तो 5 मिलेगा, 10 का तो 10 मिलेगा, 50 का तो 50। लेकिन अपने घरों के अंदर जो करंट आती है उसे हम क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं, प्रतिवर्ती धारा। दो प्रकार धारा होती है बेटा, एक होती है डिश धारा, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। सेलों की जो धारा होती है उस धारा को क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। कौन सी धारा, डायरेक्ट करंट यानी डिश धारा बोलते हैं। डिश धारा क्या होती है, प्रतिवर्ती धारा क्या होती है बेटा, आगे टॉपिक आएगा तब इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। एक बार इतना समझ लेना कि घरों में जो सेल होते हैं उसमें जो करंट यूज होती है उसमें क्या बोलते हैं, डिश धारा बोलते हैं। और अपने घरों में जो पोल से लाइट आती है, तार से लाइट आती है उसमें क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। उसका क्या नाम होता है, प्रत्यावर्ती धारा। यदि आपने कहीं पढ़ा होगा कि अपने घरों में कितनी वोल्टेज करंट आती है, किसने कहा होगा करंट आती है 200 से 220 वोल्ट, 200 से 220 वोल्ट के मध्य करंट आती है। कभी किसने कहा है 210 आती है, 220 कंफर्म आती है, ऐसा नहीं होता बेटा। वो करंट क्या होता है, बार बार डिफ्लेक्ट होती है। तुम्हें नाम से पता लग रहा है प्रत्यावर्ती, ये जो बार बार परिवर्तित हो उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती। डिस्ट यानी वह धारा जो डिस्ट बनी रहे, जो स्थायी बनी रहे, उसे अपन क्या बोलेंगे, जिसके अंदर वोल्टेज का मान चेंज नहीं होता है, समान बना रहता है, उसे डिस्ट धारा बोलते हैं। उसमें धारा का मान या वोल्टेज का मान बार बार डिफरेंट वेरिएशन होता है, परिवर्तित होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर हुई बात। अपने घरों में जो करंट यूज होती है सेल के अंदर उससे अपन डिश धारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना मोटो नहीं था, तो मैं क्या बोल रहा हूँ तो पता लग गया। डिश धारा, डिश धारा क्या है, धारा का मान क्या बना रहेगा, समान बना रहेगा। इस प्रकार के सेलों को यदि अपन परिपथ में लगाए तो धारा का मान क्या बना रहेगा, समान, क्योंकि वोल्टेज का मान क्या समान। रोमकरंट क्या बोलता है, V क्या होता है, I। R तो क्या है, कांस्टेंट। V का मान क्या है, समान है, तो I का मान भी क्या बना रहेगा, नियत। V का मान नियत कर देगा तो I का मान भी क्या रहेगा, आपका नियत हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि V समान का भी, ठीक है। आगे देखो, यानी दोनों परिभाषा में आगे बेटा, यानी जो रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा परिवर्तित करे वो भी सेल होती है, और जो परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखती है उसे भी अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। दोनों परिभाषा में आगे नहीं बेटा, आगे देखो। नेक्स्ट होता क्या बेटा, जो सेल होते हैं ना, सेल उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 छड़े होते हैं। उसके सेल के अंदर क्या होती है, 2 छड़े होते हैं। अपने कभी घर में सेल लगे होते हैं, सेल को कभी फोड़ के देखा होगा, ठीक है। उस सेल के अंदर फोड़ के देखा तो उसका अंदर वाला पार्ट कुछ ऐसा बना होता है। काली कार्बन रोड होती है, ठीक है, कार्बन रोड होती है, इसमें पूरा मेटेरियल भरा होता है। ये वाली प्लेट कैसे काम करती है, एक छड़ ये बन गई इसके लिए और एक छड़ ये बन गई, ये कार्बन रोड बोलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो सेल के अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, और उनके मध्य क्या होता है, आयंस, केमिकल बना होता है। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ आयंस। आयन कैसे, Na+, Cl-, ये भी क्या है, आयन है, Na+, Cl-। तो आयन के कारण भी क्या होते हैं, जैसे आपने देखा वो धारा प्रवाह, धारा का प्रवाह आवेशों के कारण भी होता है और धारा प्रवाह आयनों के कारण भी होता है, ठीक है। और रासायनिक ऊर्जा में धारा प्रवाह किसकी वजह से होता है, आयनों की वजह से होता है। तो इसमें जो केमिकल बना होता है उन केमिकल के मध्य आयन से करेंगे, गति करेंगे, जिसके कारण क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। आगे देखो, तो मैंने कहा था कि 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक तो वो सेल जिसको हम चार्ज कर सकते हैं और एक वो सेल जिसको हम बार बार चार्ज